चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद सेशन में। कैसे हो आप सब? आज के सेशन में बात करने वाले हैं हम लोग फिर से एक सीजीएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस को ध्यान में रखकर बनाए गए एक पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन विद कंप्लीट डिस्कशन हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें और जो भी कर सकते हैं सब कुछ कर दें। चलिए भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी नज़रों के सामने। पहला क्वेश्चन कहता है आज के सेशन का कि द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको ढूंढ बताना है ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है, कहाँ पर एरर है। दूसरी बात, क्लास के बाद इस सेशन की जो पीडीएफ है, इस क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप सक्सेस विद आशुतोष सर में आपको मिल जाएगी, है ना। जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है सक्सेस विद आशुतोष सर, उसमें आपको SWA सक्सेस विद आशुतोष सर जो टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, उसमें आपको इस क्लास की पीडीएफ जो है वहाँ से आप इस क्लास की पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन कहता है कि इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज द नो इम्प्रूवमेंट एज। ठीक है, जो अंडरलाइंड पार्ट है उसको क्या करें आप, और अंडरलाइन पार्ट है स्लो मूव्ड। ठीक, स्लो मूव्ड जो है वो आपका अंडरलाइन पार्ट है। इसको रिप्लेस करके आपको बताना है कि भाई इसके बदले में क्या आएगा। सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अगर ग्रामेटिकली करेक्ट है तो इसमें क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट आंसर होगा। ठीक है, बोलिए भाई पहले क्वेश्चन का आंसर। तो पहला कहता है कि देखिए सेंटेंस पढ़िए, ही रिलीज द ब्रेक, उसने ब्रेक छोड़ा। एंड द ट्रैक्टर, और जो ट्रैक्टर था वो धीरे धीरे क्या हो गया, रुक गया, धीरे धीरे स्लो हो गया। तो ट्रैक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो धीरे धीरे देखिए, कोई भी काम के होने का जब हमको ढंग बताना होता है ना, कि कोई काम कैसे हुआ, ट्रैक्टर आगे बढ़ा, मूव फॉरवर्ड, कैसे बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा। तो किसी भी काम के होने का अगर हमको ये बताना है कि उसका तरीका क्या है, तो वहाँ पर हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ करते हैं। और इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, स्लो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में ly लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है। एंड द ट्रैक्टर स्लोली मूव्ड फॉरवर्ड, ये होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर। द ट्रैक्टर स्लोली मूव्ड फॉरवर्ड, ट्रैक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ा। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आई डोंट नो इफ सच थॉट्स हैव एवर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक है, आपको बताना है कि भाई इसमें कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिट बैठेगा। इस फिलर में कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, फिट है, चलिए बताइए। आई डोंट नो इफ सच थॉट्स हैव एवर डैश टू लिस्ट ट्रूथ्स हु इज स्टिल एट द टाइम ऑफ राइटिंग ब्रिटेन्स प्राइम मिनिस्टर। अच्छा सेंटेंस है, ध्यान से पढ़िए, सेंटेंस का मतलब निकालिए और आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, सेंटेंस कहता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इफ सच थॉट्स हैव एवर, कि इस प्रकार के थॉट्स जो हैं कभी भी किसके, लिज ट्रूस के मन में क्या हुई, डैश हुई। हु इज स्टिल, जो अभी तक हैं क्या, एट द टाइम ऑफ राइटिंग, जब लिखा गया उस समय तक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक, जिस समय ये बात लिखी गई होगी उस समय ब्रिटेन क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो कहता है क्या, है ना, तो कहता है क्या ये बात उनके मन में क्या हुई होगी। ईल्डेड, ईल्ड मतलब होता है उत्पन्न करना, मॉनिटर्ड, अकर्ड, अकर्ड मतलब उत्पन्न होना। तो ऑब्वियस सी बात है कि बात क्या हुई होगी, उनके मन में आई होगी, है ना। डिसिस्ट की अगर मैं बात करूं तो डिसिस्टेड का मतलब होता है अब्स्टेन, अब्स्टेन का मतलब होता है रोकना, रेसिस्ट। तो इसका तो कोई कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रेफरेंस बनेगा, यूज़ बनेगा नहीं, क्या होगा, अकर्ड। क्या इस प्रकार की कोई बात उनके मन में आई होगी, है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर, यानी कि अकर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। तो आई डोंट नो इफ सच थॉट्स हैव एवर टू लिस्ट ट्रूथ्स हु इज स्टिल एट द टाइम ऑफ राइटिंग ब्रिटेन्स प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अकर्ड। बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ हेलुसिनेशन इज एन एरर ऑफ परसेप्शन दैट इज वाई इट इज ऑफ एन डैश मेंटल हेल्थ इश्यूज। कहता है कि हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर आप कुछ ना कुछ इमेजिन करने लगते हैं। एग्जैक्टली वैसा होता नहीं है, लेकिन आप क्या करने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं, वो होता है हेलुसिनेशन। जब आपको भ्रम हो जाए किसी चीज़ का, है ना, दैट इज हेलुसिनेशन। तो कहता है हेलुसिनेशन इज एन एरर, ये एक एरर है इन परसेप्शन,
आपके परसेप्शन यानी कि सोचने में, देखने में, समझने में जो एक एरर है वो हेलुसिनेशन होता है ना। आपको लग रहा है कि पीछे कोई हमारे है, ये क्या है, आपकी समझ की एरर है, तो यही क्या होता है, हेलुसिनेशन है। तो हेलुसिनेशन इज एन एरर इन परसेप्शन, दैट इज वाई, और इसलिए इट इज़ ऑफन, और इसीलिए अक्सर इसको अकाउंटेड यानी कि जिम्मेदारी माना जाता है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए, सस्पेंडेड इन मेंटल हेल्थ इश्यूज़, या डिस्पोज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़, या एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो इसीलिए अक्सर इसको जोड़ा जाता है किससे, मानसिक जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनसे इनको जोड़ा जाता है, यानी कि इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद, इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो आंसर क्या होगा, एसोसिएटेड विद। तो आंसर क्या होगा बच्चा, एसोसिएटेड विद। क्लियर है बात सभी को, बहुत बढ़िया। मैं एक ही क्वेश्चन को इसी तरीके से एक्सप्लेन करता रहूँगा, बस आपने क्या करना है, वीडियो को खूब सारा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी आप कर सकते हैं सब कुछ करना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एक एरर है, और ये मैंने 76,000 करोड़ बार बच्चों बताया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, कहता है कि एज पर द स्टडी, अध्ययन के अनुसार, मॉस्किटो बॉर्न डेंगू फीवर, है ना, जो मच्छर के द्वारा दिया गया डेंगू फीवर है, इन्फेक्ट्स, उसने लगभग 40 मिलियन पीपल एनुअली, यानी कि हर साल लगभग 400 मिलियन, 400 मिलियन का मतलब 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, और 10 लाख इंटू यानी कि 4,000 लाख, यानी कि लगभग, है ना, 40 करोड़ आसपास आएगा। कितना आएगा, 40 ही करोड़ आएगा। लगभग 40 करोड़ लोगों को ये हर साल क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है, कौन, मॉस्किटो, ठीक। तो एज पर द स्टडी मॉस्किटो बॉर्न, ठीक है, तो कितने इन्फेक्ट्स, कम से कम, अगर हिंदी में बात करें तो कम से कम 400 मिलियन, कम से कम 400 मिलियन लोगों को ये इन्फेक्ट करता है। और कम से कम की इंग्लिश लिटिल का एक सुपरलेटिव डिग्री होता है, वो होता है लीस्ट। तो क्या आएगा, इन्फेक्ट्स एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट 400 मिलियन पीपल एनुअली, है ना। तो लिटिल की जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा, इन्फेक्ट्स एट लीस्ट, क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट्स एट लीस्ट 400 मिलियन पीपल एनुअली, है ना। हर सालाना ये क्या करता है, लगभग 400 मिलियन पीपल को इन्फेक्ट करता है, कम से कम 400 मिलियन पीपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन देयर इज अ कॉमन एरर, देयर इज अ ग्रामेटिकल एरर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है किस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है ना, यहाँ पर किस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है आपको ये बताना है। चलिए, तो कहता है इट्स 4 PM लोकल टाइम एंड क्वाइट अ लार्ज क्राउड हैज़ गैदर्ड फ्रॉम यस्टरडे इवनिंग अराउंड द जायंट स्टेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम और टेंस में इसका आंसर मैंने आपको विधिवत डिटेल में बताया हुआ है, एक बार ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। बोलिए, मन में आंसर आप सभी ने सोच लिया होगा, उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर करने में सक्षम होंगे और कर पाएंगे। वैसे इसका आंसर क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, कुछ करना ही नहीं है, बउआ का झुंझुना क्वेश्चन है। जहाँ यस्टरडे दिया हो यानी कि समय दिया हो, तो समय यस्टरडे कहाँ होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, और सेंटेंस लिखा कहाँ है, हैज़ गैदर्ड। तो ऑब्वियस सी बात है कि हैज़ यहाँ नहीं होगा, क्राउड गैदर्ड फ्रॉम यस्टरडे, और दूसरा फ्रॉम भी नहीं होगा। तो इट्स 4 PM लोकल टाइम एंड क्वाइट अ लार्ज क्राउड, है ना, या तो यहाँ वॉज गैदर्ड हो जाएगा, अ लार्ज क्राउड वॉज गैदर्ड यस्टरडे, या अ लार्ज क्राउड गैदर्ड यस्टरडे, ठीक है। तो इस सेंटेंस में एरर है, यहाँ फ्रॉम बी का भी यूज़ नहीं करेंगे और वहाँ हैज़ का भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, किस पार्ट में एरर हो गया, इस पार्ट में, और ये कहाँ लिखा है सेंटेंस में, यहाँ लिखा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, लार्ज क्राउड हैज़ गैदर्ड फ्रॉम यस्टरडे। ये ग्रामेटिकली गलत है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखा जाए। अगला सेंटेंस कहता है कि गिव कोल्ड शोल्डर, गिव कोल्ड शोल्डर। तो गिव कोल्ड शोल्डर बहुत ही शानदार, जानदार, अच्छा सा, सुंदर सा ये इडियम है, बताइए जरा। गिव कोल्ड शोल्डर का एक मतलब होता है पिजन होल,
गिव कोल्ड शोल्डर का एक मतलब क्या होता है? पिजन होल। पिजन होल का मतलब होता है टू इग्नोर, किसी भी बात को अनदेखा करना। टू इग्नोर यानी कि अनदेखी करना। क्या करना? अनदेखी करना। किसी भी बात को क्या करना? अनदेखी करना, उस पर ध्यान नहीं देना, उसको अवॉइड करना। ठीक है, तो स्टार्ट डूइंग समथिंग बिफोर द अप्रोप्रिएट टाइम नहीं, बी गिल्टलेस नहीं, थिंक ओनली ऑफ वन थिंग नहीं, इग्नोर, अवॉइड और बी अनफ्रेंडली टुवर्ड्स समवन। बिल्कुल सही जवाब, यही आपका आंसर हो जाएगा आज के इस क्वेश्चन का, सेशन का। गिव कोल्ड शोल्डर यानी कि आंख मोड़ लेना, है ना, किसी से किसी बात पर ध्यान नहीं देना। क्लियर है? चलो आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगर आप एग्जाम को देखें मेरे बच्चे, तो एग्जाम में हर जो भी एग्जाम हो रहा है, चाहे वो एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो या सीजीएल का हो, ठीक, सारे एग्जाम में 2 क्वेश्चंस जो हैं वो स्पेलिंग एरर के आ ही रहे हैं। 2 क्वेश्चंस जो हैं वो स्पेलिंग एरर के आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो कहता है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है इंडाइट, इंडाइट, इंडिक्ट, इंडिक्ट। बोलिए कौन सा वर्ड है जो ग्रामेटिकली मतलब स्पेलिंग इसकी बिल्कुल सही है। तो ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। एक बार सोचिए और सोचने के बाद आंसर कीजिए। एक बार सोचिए, सोच के मैं तो बता ही दूंगा, है ना। बोलिए। एक वर्ड होता है इंडिक्ट, जिसका मतलब होता है किसी पर अभियोग लगाना। अभियोग लगाना, अभियोग लगाने की अगर हम बात करें, ठीक है, अभियोग लगाने की अगर हम बात करें तो इसका इंग्लिश में मतलब होता है इनक्रिमिनेट, यानी कि किसी पर कोई आरोप लगाना, चार्ज लगाना, ये क्या होता है? इनक्रिमिनेट। ठीक है, बहुत सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं, आपने पहले मैंने आपको बताए हुए हैं। इम्पीच, इसके लिए अगर आप एडिशनल एक और वर्ड चाहें तो वो लिख सकते हैं, इम्पीच भी लिख सकते हैं, हम लोगों ने पहले ही बात किया हुआ है। इनकल्पेट, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इनकल्पेट, इनकल्पेट का मतलब भी होता है किसी पर आरोप लगाना। ठीक, तो जो सही स्पेलिंग है वो है इंडिक्ट, INDICT। इसका मतलब होता है अभियोग लगाना, और जिसका सिनोनिम होता है इनक्रिमिनेट, इम्पीच और इनकल्पेट। दीज आर द सिनोनिम्स। अगला क्वेश्चन, द डॉग विल विन एट द डोर व्हेन ही वांट्स टू गो आउट। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, मैं बता दूं, विन का मतलब होता है दबी आवाज में रोना। दबी आवाज में रोना, ठीक है, दबी आवाज में रोना इसका मतलब होता है। इसको आप कराहना भी कह सकते हैं, दर्द से या किसी चीज से कराहना भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बोलिए, द डॉग विल विन एट द डोर व्हेन ही वांट्स टू गो आउट। क्या होगा आंसर? बोलिए। तो अब समझिए जरा, कहता है कि जो कुत्ता है वो दरवाजे पर कराहेगा जब भी वह चाहेगा बाहर जाना। ठीक, तो व्हेन के बाद में जो ही आया है, इसकी जगह पर क्या आएगा? यहां पर इट आएगा, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल, नॉन लिविंग्स, छोटे बच्चे जिनको देखकर हम उनका जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते वो, और ट्रांसजेंडर्स और डेड बॉडीज, डेड बॉडी। ठीक, तो ट्रांसजेंडर, बच्चे, नॉन लिविंग और एनिमल्स, इन सबके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो इट होता है। ठीक, तो द डॉग विल विन एट द डोर व्हेन इट वांट्स टू गो आउट। तो व्हेन इट वांट्स टू गो आउट क्या होगा? इट वांट्स टू गो आउट। यहां पर ऑप्शन में थोड़ा सा एरर हो गई है, यहां एक ऑप्शन होना चाहिए था इट वांट्स टू गो आउट।
ये भी एक ऑप्शन होना चाहिए था जो यहाँ पर नहीं है, होना चाहिए था इट वॉन्ट्स टू गो आउट। ठीक है, नहीं है, हमने लिख दिया, कोई बात नहीं, हमको मतलब है सही सेंटेंस से। ऑप्शन गलत लिखा हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द वर्ड और सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट रिप्लेसेस द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट, है ना। कौन सा वर्ड है जो ब्रैकेटेड सेगमेंट को क्या करता है, रिप्लेस करता है। द बिजनेस ऑल्सो इंसिस्टेड दैट द पुलिस हैड इशूड हिम सेवरल समन्स। द बिजनेसमैन ऑल्सो इंसिस्टेड, बिजनेसमैन ने इस बात पर भी जोर दिया कि दैट द पुलिस हैड इशूड, तो इस वाले पार्ट को रिप्लेस करना है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ पार्ट है उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, दिए गए ऑप्शन से, दिए गए ऑप्शन से क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। तो बताइए भाई क्या होगा आंसर। The businessman also insisted that the police had issued him several summons। बोलिए क्या होगा आंसर। अब देखिए सेवरल यानी कि बहुत सारे, सेवरल यानी कि बहुत सारे, तो सम्मन्स का प्लूरल लिखा जा सकता है और वो होता है सम्मन्सेस। दैट द पुलिस है, ठीक है, इशूड विथ सेवरल सम्मन्स। पुलिस थोड़ी ना, पुलिस को सम्मन्स थोड़ी दिए गए हैं, उसके नाम के सम्मन्स आए हैं। द पुलिस हैड इशूड हिम सेवरल सम्मन्सेस, द पुलिस हैड इशूड हिम सेवरल सम्मन्सेस। अगर हम विद लिख दें, यहाँ देखो क्या लिखा है, द पुलिस इशूड हिम विद सेवरल सम्मन्सेस। इशू के बाद विद की यहाँ ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी यूज हो जाएगा, तो क्या होगा, फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। ठीक है, कॉन्सेंसस का, कॉन्सेंसस का आपको सिनोनिम बताना है। आपसे पूछा है कॉन्सेंसस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा। तो चलिए भाई बोलिए सारे बच्चे, एक बार सोच लीजिए और बताइए क्या होगा कॉन्सेंसस वर्ड का सिनोनिम। तो अगर सिंपल बात करें हम, है ना, तो कॉन्सेंसस का मतलब होता है, सिंपली अगर बात करें तो ईमानदार। क्या मतलब होता है बच्चा, ईमानदार। या फिर इसको लिख सकते हो आप विवेकशील। क्या लिख सकते हो, विवेकशील। किसको, कॉन्सेंसस को। और चाहो तो और क्या लिख सकते हो, धर्मशील। ईमानदार, विवेकशील, धर्मशील, किसको, कॉन्सेंसस को। इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ऑनेस्ट, है ना, ऑनेस्ट, सेडुलस। ऑनेस्ट कहिए या सेडुलस कहिए, सेम बात होती है। ठीक है, बहुत सारे इसके अलग अलग डिफरेंट सिनोनिम्स हैं, अगर आपने देखे हों अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। ठीक, अपराइट, आप चाहो तो इसके लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हो, अपराइट। तो अपराइट का मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो कॉन्सेंसस ईमानदार, विवेकशील, धर्मशील, परिश्रमी, जो खूब परिश्रम करता है, अपने काम के लिए बहुत ईमानदार रहता है, वो भी कॉन्सेंसस का मतलब होता है। तो पूछा है सेडुलस, अब सेडुलस का मतलब भी यही होता है। सेडुलस का मतलब होता है जो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार रहता है, खूब परिश्रम करता है। तो सिनोनिम पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा, सेडुलस हो जाएगा। ठीक है, सैवेज की अगर मैं बात करूं तो सैवेज का मतलब जंगली होता है, असभ्य। मैंने आपको कई बार सैवेज के सिनोनिम्स बताए हैं, कई बार हमने इन वर्ड्स पर बात करी है। मैंने आपको बताया कि बारबेरियन, अनकूथ, हेसीड, विलेजर, फेरल, है ना। तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, सैवेज के लिए एक वर्ड होता है फेरल। ये नया वर्ड है, मैंने पहली बार लिखवाया है इस बार, है ना। फेरल का मतलब भी होता है असभ्य, जंगली। ठीक है, हैगार्ड, HAGGARD, हैगार्ड। हैगार्ड का मतलब भी होता है जंगली, असभ्य। और एक बहुत बढ़िया वर्ड आपने कई बार देखा होगा, हीथनेस, HEATH, है ना, हेथनिश, हेथनिश, HETH, हैथनिश। क्या होता है वो, हैथनिश। तो एक वर्ड होता है हैथनिश, इसका मतलब भी होता है असभ्य या, ठीक, इसका भी यूज किया जाता है। कॉन्सेंसस, हैथनिश, सैवेज, सबका मतलब सेम ही है। तो हैथनिश कहिए, ये हैथनिश, हैगार्ड,
फेरल, ये सारे के सारे सिनोनिम किसके हैं? सैवेज या जंगली या असभ्य के। ठीक है, तो अगला सेशन देखिए। अगला वर्ड है विगोरस। विगोरस आप कहीं भी जहां भी आपको वाइगर वर्ड का यूज के दिखे, VIG दिखे, आप समझ लेना कि ये रिलेटेड है किससे? ताकत से। जहां पर भी वीगर वर्ड आपको दिखे, आप समझ लेना कि ये संबंधित है किससे? ताकत से। ठीक है, तो विगोरस का मतलब होता है जोरदार, चाहे वो प्रदर्शन हो या कुछ भी, जोरदार। ठीक है, विगोरस का मतलब क्या होता है? जोरदार। इसको इंग्लिश में आप अगर सिनोनिम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बम्पर, कोजेंट दमदार, बम्पर कोजेंट दमदार। ठीक है, ये विगोरस के सिनोनिम होते हैं। अब यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है स्टेनुस। स्टेनुअस, स्टेनुअस का मतलब भी होता है जोरदार। पूछा क्या आपसे? सिनोनिम पूछा है, तो क्या हो जाएगा? विगोरस स्टेनुअस वुड बी द सिनोनिम ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड। चलिए, बाकी मतलब आपको पता ही है, बाकी सारे वर्ड्स का मतलब आपको पता ही है। ठीक है, टॉर्पिड का मतलब आपको नहीं पता होगा। टॉर्पिड का मतलब होता है उदासीन। क्या मतलब होता है इसका? उदासीन, यानी कि इनडिफरेंट। टॉर्पिड यानी कि इनडिफरेंट। क्या मतलब होता है टॉर्पिड का? तो टॉर्पिड का मतलब होता है बच्चा उदासीन यानी कि इनडिफरेंट। ठीक है, जिसमें बिल्कुल भी जोश ना हो, जो क्या हो? उदासीन हो, खोया हुआ हो। एक बार मैंने आपको पहले बताया है, नॉस्टैल्जिक एक वर्ड होता है, नॉस्टैल्जिक। तो नॉस्टैल्जिक का मतलब भी क्या होता है? इनडिफरेंट, उदासीन। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 12 सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगेन आपसे कहा कि भाई करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, दो स्पेलिंग एरर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। स्पेलिंग एरर पर विशेष आपको ध्यान देना है एग्जाम में, है ना? स्पेलिंग एरर पर एग्जाम में आपको विशेष ध्यान देना है। जो भी एग्जाम आप देने जाओ, अगर आपने इस बार का 2022 का या 2023 का एग्जाम दिया हो, तो आप देखिए उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो स्पेलिंग एरर्स के हैं। हर एग्जाम में दो क्वेश्चन जो हैं कम से कम दो क्वेश्चन स्पेलिंग एरर के पूछे ही जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से, लेकिन पूछे सब में जा रहे हैं। ठीक है, तो CHSL हो, MTS हो, CGL हो या कोई और एग्जाम हो, NDS CDS कुछ भी हो, सब में स्पेलिंग एरर खूब रोल है। ठीक है, सब में स्पेलिंग एरर का खूब रोल है। चलिए देखिए भाई कौन सा स्पेलिंग है जो करेक्टली स्पेल्ड है, क्या कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट यहां दी गई है? बोलिए। इंजीनियस एक वर्ड होता है, इंजीनियस। और इंजीनियस का मतलब क्या होता है ना? इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब होता है क्लियर, सरल, बिल्कुल जो क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, सरल हो, सिंपल हो, वो क्या होता है? इंजीनियस होता है। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप, इजी भी कह सकते हैं इसके लिए, इजी, वही होता है इंजीनियस। स्पेलिंग होती है INGENIOUS, इंजीनियस। ठीक है, बढ़िया वर्ड है, ध्यान रखेंगे, नोट जरूर कर लेंगे। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप सक्सेस विद आशुतोष सर में मिल जाएगी। सक्सेस विद आशुतोष सर जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, एज इट इज़, यानी जो लिखा हुआ है बिल्कुल PDF आपको ऐसे ही मिलेगी, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कहता है कि चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम। अगेन सिनोनिम पूछा है आपसे। वर्ड है आपका इडेसियस, बढ़िया वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है। इडेसियस नहीं पूछा है, इडेसियस पहली बार पूछा है। इडेसियस के सिनोनिम्स कई बार पूछे हैं, है ना? इडेसियस वर्ड के साइनो जो हैं वो कई बार पूछा है। इडेसियस का दो मतलब होता है, एक मतलब होता है लालची और एक मतलब होता है पेटू। पेटू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट या
ग्लूटन, है ना, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, एक तो ये हो गया। दूसरा लालची, लालची यानी कि ग्रीडी। और ग्रीडी के लिए एक वर्ड है इसका, ग्रीडी का सिनोनिम जो एग्ज़ाम का बहुत फेवरेट रहा है, चाहे वो एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे सीडीएस का एग्ज़ाम हो, एफकेट का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, अति फेवरेट वर्ड है और वो है वोरेसियस। जिन्होंने भी कभी प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे उन्होंने इस वर्ड को कई बार देखा होगा। कौन सा वर्ड? वोरासियस, है ना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे। कौन सा वर्ड है? वर्ड है आपका वोरासियस, ठीक है। और एक वर्ड और होता है इसका, मैं आपको बता दूं, वो भी वर्ड होता है AVARICIOUS, एवर्सियस। अगर आप देखें एग्जाम को उठाकर तो ये भी पूछा हुआ वर्ड है ना। और मैं आपको बताऊं, इनसैटिएबल, इनसैटिएबल, INSATIABLE, इनसैटिएबल। सैटिएबल का मतलब होता है जो संतुष्ट किया जा सके, जो संतुष्ट हो जाए, है ना। सैटिएटेड, ये देखो लिखा हुआ वर्ड है, इसका मतलब होता है संतुष्ट, तृप्त, ठीक। इसी से बनता है इनसैटिएबल, जो कभी भी तृप्त ना हो, जिसका लालच हमेशा बना रहे। तो इनसैटिएबल, वोरेसियस, एवर्सियस, ग्रीडी, लालची, ठीक, सब मतलब है इसी का। और दूसरा मतलब क्या है? पेटू, गवर्नमेंट, ग्लटन, कई बार मैंने इसके बारे में बताया हुआ है आपको। तो अब इसके सिनोनिम्स कहाँ दिए? जो दिए हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर, ग्लटनस। ग्लटनस का मतलब ही होता है जो बहुत खाता है, ऑल टाइम खचर 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 खाता ही रहता है। अगला, ये आपका क्या है? ब्रैकेटेड पार्ट को आपको रिप्लेस करना है, बताना है कि इसके बदले में क्या आएगा, या ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट आंसर हो जाएगा। तो कहता है द डिटेंशन अराइज टू डिस्टिंक्ट बट क्लोजली लिंक्ड क्वेश्चंस। डिटेंशन का मतलब होता है कैद। डिटेंशन का मतलब क्या होता है? कैद। कहता है कि जो कैद है उससे दो क्वेश्चन निकल कर आए, उसने दो क्वेश्चन, दो बातें, दो प्रश्न चिन्ह खड़े किए। कौन से? तो राइज का मतलब होता है उठना और रेज्ड का मतलब होता है उठाना। तो जब कोई एक्शन होता है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है? रेज्ड होता है। तो डिटेंशन की वजह से दो बातें समझ में आई। द डिटेंशन रेज्ड टू डिस्टिंक्ट क्वेश्चंस। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। मैंने आपको राइज और रेज का आंसर कई बार बताया हुआ है, दोनों का डिफरेंस, दोनों के सेकेंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन। ये हमारा PQRS है, बिल्कुल सिंपल PQRS है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है, केवल बस ध्यान से पढ़ना है और आप आसानी से इसको आंसर कर पाएंगे। जरा एक बार क्वेश्चन को देखिए सारे लोग और सोचिए क्या आंसर हो सकता है, बोलिए। तो कहता है कि देखो, मैनी ईयर्स अगो पॉल बनियान वॉज बॉर्न इन द नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिकन स्टेट ऑफ मैनी, ठीक है। हिज मदर एंड फादर वर शॉक्ड व्हेन दे फर्स्ट सॉ द बॉय। Paul was so large at birth that 5 large birds had to carry him to his parents. When the boy was only a few weeks old, he weighed more than 45 kilograms. बहुत बढ़िया। तो अब इस सेंटेंस को सिंपल से देखो, सबसे पहले क्या हुआ होगा? पॉल बनियान जो है वो पैदा हुए होंगे। तो किस सेंटेंस में है? तो इसी सेंटेंस में है कि भाई वो पहले पैदा हुए, यानी सबसे पहले क्या हो जाएगा? पी। अब जब पैदा होने के बाद तो कहता है उसके माता पिता शॉक्ड हो गए, व्हेन दे फर्स्ट सॉ द बॉय। तो जब पॉल बनियान जो है वो पैदा हुए होंगे तभी तो उन्होंने देखा होगा, तभी तो वो शॉक्ड रह गए होंगे। तो पहले पैदा हुए, फिर वो माता पिता उनको देखकर शॉक्ड हो गए। तो पी के बाद क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। तो पी के बाद क्यू आ गया, दो तो मिल गए। आंसर कौन सा हो गया? सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर। किसी और पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। रीअरेंजमेंट के क्या करना है? फाइंड आउट 2 ऑप्शंस। अगर आप 2 ऑप्शन ढूंढ पाए, तीसरे की आपको ज़रूरत ही नहीं है, 3 में ही काम आपका हो जाएगा, 2 में ही काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। अगला,
खुशी whipped down the tables, wiped down the tables, खुशी wiped down the tables, खुशी ने टेबल्स क्या करी, साफ कर दी। तो अब इसको पैसिव फॉर्म लिखनी है। मैंने देखिए पूरे एग्जाम में चाहे प्री का एग्जाम दो चाहे मेंस का एग्जाम दो, अगर कुछ सबसे आसान है, अगर कुछ सबसे आसान है तो वो है आपका वॉइस एंड नरेशन, वो है आपका वॉइस एंड नरेशन, है ना, वो क्या है आपका वॉइस एंड नरेशन है, ठीक। वाइप्ड आउट, वाइप डाउन V2 है, V2 के बदले में सिंपली क्या करेंगे, वॉज वर प्लस V3 का यूज कर देंगे, वॉज वर प्लस V3 का यूज कर देंगे। तो भाई इसके बदले में वॉज वर प्लस V3 क्या हो जाएगा, द टेबल्स प्लूरल है, द टेबल्स वर, द टेबल्स वर कहाँ है, यहाँ है, यही आंसर हो गया। लो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, विंग बाइट तो होगा नहीं तो कॉन्टिन्यूअस में होता है, वॉज वर प्लस V2 चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, सिंपल सा आंसर है। अगला, माउंट एवरेस्ट इज अ पीक इन द हिमालयन माउंटेन रेंज, यहाँ पर हिमालय की जगह पर हिमालयन होना चाहिए, हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है, हिमालय माउंटेन रेंज। चलिए देखा जाए, फिर कहता है कि इट इज लोकेटेड बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत, किसकी बात हो रही है, कौन लोकेटेड है, इट किसके लिए आया, माउंट एवरेस्ट के लिए आया, यानी कि माउंट एवरेस्ट वाले क्वेश्चन के बाद डायरेक्टली इट आ जाएगा। तो इट इज लोकेटेड बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत एंड एन ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वतंत्र, जिसमें किसी का राज मतलब जो अपने अधिकार क्षेत्र में फ्री हो, है ना, एन ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, ठीक। फिर कहता है एट 8,849 मीटर्स इट इज़ कंसिडर्ड द टॉलेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, कहता है ये पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पॉइंट कंसिडर किया जाता है, यानी कि कौन, किसके बारे में बात हो रही है, माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट के लिए प्रोनाउन यहाँ इट आया है, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा P, उसके बाद क्या आ जाएगा Q, तो PQ फिर से आ गया, चुनने की जरूरत ही नहीं है, यही आंसर हो गया, PQRS, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। सबसे आसान PQRS कुछ है नहीं, केवल आपको 2 सेंटेंस फाइंड आउट करने हैं, तीसरे का आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, चलिए अगला देखिए, कहता है शी सेड दैट शी वुड नॉट बी कमिंग टू द स्कूल दैट डे, शी सेड दैट शी वुड नॉट बी कमिंग टू द स्कूल दैट डे, ऑप्शन दैट इज करेक्ट, डायरेक्ट फॉर्म, ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट दिया हुआ है और इनडायरेक्ट से आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट से क्या लिखना है आपको, डायरेक्ट फॉर्म लिखनी है, ठीक। क्या होगा, तो शी सेड दैट शी वुड नॉट बी, तो वुड नॉट बी किसके बदले में आया होगा, विल बी के बदले में आया होगा, और दैट डे किसके बदले में आया होगा, टू डे के बदले में आया होगा। मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में 5 चीज़ें चेंज होती हैं, पहले सेट टू का कन्वर्जन, फिर इन्वर्टेड कॉमा कन्वर्जन, उसके बाद टेंस का, उसके बाद प्रोनाउन का, और अंत में इन स्पेसिफिक वर्ड्स का। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट हो, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल ढूंढो। तो वुड नॉट बी, विल नॉट बी कमिंग हो जाएगा, तो विल नॉट बी कहाँ है, विल नॉट बी यहाँ है, विल नॉट बी यहाँ है, बस 2 में है, यानी कि ये और ये शहीद हो गए, ठीक। अब ढूंढो दैट डे का क्या हो जाएगा, टुडे, टुडे कहाँ है, यहाँ इसमें क्या दिया है टुडे, इसमें भी क्या दिया है टुडे। चलिए भाई ये दोनों सही हो गए। अब आ जाओ तीसरा चेंज क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। तो शी सेड किसके अकॉर्डिंग आया होगा, शी सेड, ठीक। अगर फर्स्ट वाले को लें तो शी सेड यू विल नॉट बी कमिंग टू, ठीक। तो यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, है ना। अब अगर हम यहाँ पर आई ले लें तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, शी, और शी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आया है, देखो जरा शी आया कि नहीं आया थर्ड पर्सन, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा
फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर. शी सेड आई विल नॉट बी कमिंग टू द स्कूल टुडे. इसको एक बार इधर से बना के देख लो. इसको एक बार चेंज करके आप देख लो, है ना. कैसे भाई, देखो जरा, देखो क्या करते हैं, इसको एक बार चेंज करके देखते हैं. ठीक, चलो भाई देखो. शी सेड, यहां चेंज करो, शी सेड. ठीक है, चलिए भाई, शी सेड, बहुत बढ़िया. इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, तो दैट लिख दो. शी सेड दैट. अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन जो है वो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. सब्जेक्ट कौन है, शी, तो क्या हो जाएगा, शी. और क्योंकि पास्ट टेंस में है, तो जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, सब पास्ट में होगा, तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड. तो शी वुड नॉट बी कमिंग टू द स्कूल, और टुडे क्या हो जाएगा, दैट डे. और यही देखो ऊपर में ऑप्शन भी दिया हुआ है ना, सेम हो गया. यानी कि फोर्थ इज एब्सोल्युटली अ करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो आगे देखो. अगला क्वेश्चन कहता है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. गिवन वर्ड है आपका पार्शियल. पार्शियल का आपको बताना है अपोजिट वर्ड क्या होगा. पार्शियल का आपको क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है ना. पार्शियल का मतलब होता है किसी चीज़ का थोड़ा सा हिस्सा. ऑप्शन है ट्रूस, सफिशिएंट, होल और ब्रोक. तो सोचना ही नहीं है, क्या हो जाएगा, पार्शियल का अपोजिट यानी कि होल, पूरा. पार्शियल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ठीक है, पूरा. तो होल वुड बी द करेक्ट आंसर. और यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है ट्रूस. क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं इसको, ट्रूस, है ना, ट्रूस, जिसका मतलब होता है युद्ध विराम. क्या मतलब होता है ट्रूस का, तो ट्रूस का मतलब होता है बेटा युद्ध विराम. युद्ध विराम, ट्रूस मतलब होता है इसका युद्ध विराम. ठीक है, चलिए बाकी सारे वर्ड का मतलब आप जानते ही हैं, आंसर हो ही गया. चलिए आते हैं क्लोज टेस्ट पे. क्लोज टेस्ट कहता है कि स्नेक्स आर इलोंगेटेड. सांप जो हैं वो लंबे, लेगलेस बिना पैरों के, कार्निवोर्स होते हैं यानी कि मांस खाने वाले, डैश होते हैं. तो मांस खाने वाले क्या होते हैं, चिड़िया, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस. तो ऑब्वियस ही बात है कि सांप जो है वो क्या है, रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाला एनिमल है. जो कुछ भी रेंगता है वो सब रेप्टाइल है. और जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहता है वो एम्फीबियंस हैं. मैमल्स जो स्तनधारी हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं. और चिड़िया सब जानते ही हैं, चिड़िया होती तो उड़ जाता, है ना. तो स्नेक्स आर इलोंगेटेड लेगलेस कार्निवोर्स. लेगलेस कार्निवोर्स. रेप्टाइल्स दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लिजार्ड्स. और जो छिपकली से, क्योंकि छिपकली भी जो लिजार्ड है वो भी क्या है, वो भी आपका रेप्टाइल है. तो छिपकली और सांप में अंतर क्या है, तो कहता है कि भाई देखो ये अलग किए जा सकते हैं बाई देयर लैक ऑफ आईलिड्स. तो कहता है कि अलग कैसे हैं, आईलिड्स से. सांप के आईलिड है ना, छिपकली में तो इनमें आईलिड्स नहीं होती, यानी पलकें नहीं होती हैं. लैक ऑफ आईलिड्स एंड एक्सटर्नल ईयर्स. और बाहरी जो कान है वो नहीं होते किसमें, सांप में. सांप में आईलिड्स, उसकी पलकें नहीं होती. दूसरा क्या नहीं होता है, आईलिड मतलब एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, वो कंपन महसूस करते हैं, सुनते नहीं वैसे. तो जो सपेरा बीन बजाता है पीं, सांप वो सुनता नहीं है, वो केवल वाइब्रेशन या उसके डायरेक्शन को फॉलो करता है ना. ऐसा नहीं उसकी बीन की धुन के सुन के सांप नाचने लगा, वो पिक्चरों में दिखाया जाता है, वैसे एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, सांप सुन नहीं सकता. तो आईलिड्स एंड एक्सटर्नल ईयर्स, जो बाहरी कान होते हैं, ठीक, उनसे वो डिस्टिंग्विश किया जाता है, अलग किया जाता है. फिर कहता है कि लैक ऑफ आईलिड्स एंड एक्सटर्नल ईयर्स डैश स्पीसीज ऑफ स्नेक्स. सांपों की बहुत सारी स्पीसीज. तो क्या हो जाएगा, मैनी स्पीसीज ऑफ स्नेक्स, बहुत सारी स्पीसीज सांपों की. हैव स्कल्स विथ सेवरल मोर जॉइंट्स. कहता है सांप की बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनकी खोपड़ियाँ होती है. विथ सेवरल मोर जॉइंट्स, बहुत सारे डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं. देन देयर लिजार्ड एंसेस्टर्स, यानी कि जो उनके छिपकली पूर्वज हैं, यानी कि सांप के पूर्वज कौन है, लिजार्ड, छिपकली ही है.
तो मोर ज्वाइंट्स, उनसे ज़्यादा ज्वाइंट्स होते हैं किसमें? सांप में। फिर कहता है और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उनको देम सैलो प्रे, है ना, बहुत ज़्यादा ज्वाइंट्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, उनका पूरा मुंह खुल जाता है। तो जो उनको क्या करता है, डैश देम टू सैलो प्रे, है ना, तो जो उनको हेल्प करता है किस चीज़ में? पूरे के पूरे शिकार को निगलने में। सैलो मतलब निगलना, प्रे मतलब शिकार, तो पूरे शिकार को निगलने में जो उनकी हेल्प करता है, इनेबल करता है, उनको इस योग्य बनाता है। इनेबलिंग देम टू सैलो प्रे मच लार्जर देन देयर हेड्स। कहता है कि उनका जो मुंह है, जो हेड है, उससे बड़े, क्योंकि ज्वाइंट्स बहुत हैं तो खुल जाते हैं, तो उतना बड़े, अपने से बड़े एनिमल्स को, अपने से बड़े शिकार को निगलने में जो ज्वाइंट्स हैं, जो बड़े स्कल हैं, वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे कहता है तो इनेबलिंग देम टू सैलो प्रे मच लार्जर दैन देयर हेड्स विद देयर हाईली मोबाइल जॉज। मोबाइल जॉज, उनके जो बहुत ही मोबाइल जॉज होते हैं, जबड़े जो होते हैं बहुत ज़्यादा मूव कर जाते हैं, खुल जाते हैं, हो जाते हैं। टू अकोमोडेट देयर नैरो बॉडीज snakes paired organs such as kidneys appear one in front of the other instead of side। और सांप की जो किडनी होती हैं वो दूसरे के सामने होती हैं, है ना, ना कि साइड, बगल बगल में होते हुए, एक दूसरे के अपोजिट अपीयर होती हैं, इंस्टेड ऑफ साइड। साइड डैश साइड, साइड पांचवें में फिलर क्या है? साइड बाई साइड। क्या हो जाएगा? फ्रेज होता है साइड बाई साइड। ठीक है, तो सांप की जो किडनीज होती हैं जो साइड बाय साइड होती हैं, उसकी बजाय आमने सामने होती हैं। एंड मोस्ट हैव ओनली वन फंक्शनल लंग, और मैक्सिमम में, ज़्यादातर में क्या होता है? केवल एक ही फंक्शनल फेफड़ा होता है। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ, यानी कि बाई हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के सेशन में पूरा पेपर हम लोगों ने कम से कम समय में वर्ड फॉर वर्ड मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि मैं ऐसे ही सेशन रेगुलर आप तक पहुंचा सकूं। बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए, आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो। इस क्लास की PDF आपको सक्सेस विद आशुतोष सर टेलीग्राम चैनल पर, आपको ग्रुप पर मिल जाएगी। आज के लिए इतना है बच्चों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में।